फिजिक्स में DG से नीट में कितने सवाल पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा सवाल कहाँ से पूछा गया था, किस तरीके से फ्रेम हुआ था। सिर्फ डेटा जान लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेटा तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको ये पता होना चाहिए कि वो सवाल को आप आगे पढ़ के सही कैसे करेंगे और वो सवाल कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं। तो वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कितने सवाल पूछे गए थे और आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो पहला सवाल जो था, टाइटली बाउंड 100 टर्न्स कॉइल्स ऑफ रेडियस, और करंट यहाँ आपको दे रखा था। तो इसका आपको मेडिजी में देखने मिल जाएगा। यहाँ सर्कुलर लूप का फॉर्मूला आपको दे रखा है। ये फॉर्मूला में आप अगर सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आप इजीली इसका आंसर निकाल पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी पूछी गई थी आपसे। तो पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी यहाँ लिखी थी पॉजिटिव, और डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी यहाँ आपको लिखी हुई थी नेगेटिव। ये दोनों से आप ये सवाल को भी इजीली कर पाते हैं। नेक्स्ट जो था वो था हमारा PV कर्व दे रखा था और उसमें BC का पाथ पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, पर मेडिजी में एग्जैक्टली सेम कर्व और हर एक चीज़ दे रखा है, और वर्क डन यहाँ पे आपको 0 बताया गया है, और सेम इसका आंसर भी 0 ही जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो ब्रूस्टर लॉ से रिलेटेड था, और यहाँ आपको देखिए सीधे सीधे लिखा गया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 100% पोलराइज्ड है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पार्शियली पोलराइज्ड है। और वो सेम स्टेटमेंट यहाँ है, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कम्प्लीटली पोलराइज्ड एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। तो यहाँ से इसका आंसर आप इजीली टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें टर्न रेशियो आपको दे के वोल्टेज का रेशियो पूछा हुआ था, वो इस फॉर्मूले से हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते थे। उसके बाद जो लॉजिक सर्किट का क्वेश्चन था, तो उसके लिए आपको मेडिजी में देखने बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन देखने मिल जाएंगे, डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल देखने मिल जाएगा, और ट्रुथ टेबल सारे गेट्स का आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। तो आप ये सारी नॉलेज को यूज़ करके इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, ऐसा सेम क्वेश्चन आपको यहाँ देखने मिलेगा, बस इसमें क्या है कि टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया गया है। n VSD और n-1 MSD है, पर यहाँ पे n+1 VSD और n MSD है। बस टर्म्स को हल्का सा इंटरचेंज करा गया है और वो सेम चीज़ को यहाँ पूछा गया है। तो आप ऐसे ये क्वेश्चन को भी अगर आपने किया होता तो आप ये वाले क्वेश्चन को ईजिली कर पाते। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस्ड था, और उसका फॉर्मूला यहाँ पे है। अगर आप ये फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आप इसका आंसर भी निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th नंबर था कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम का, उसको यहाँ पे बताया गया है कनेक्टेड बॉडी डायनामिक्स, और ऐसा एक सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मेडिजी बुक में देखने मिल जाएगा, जिससे अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता तो आप ये भी कर पाते, क्योंकि दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। 10th नंबर जो क्वेश्चन था, वाइट लाइट से आपको YDSC कराना था, और वाइट लाइट से YDSC होता है तो जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो वाइट होती है, और वो सेम चीज़ यहाँ पे थी, देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाई अ फ्यू कलर्ड फ्रिंज। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से इजीली कर सकते थे। 11th नंबर था ग्राफ वाला सवाल, और यहाँ देखिए ये आपको एक वहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है मेडिजी बुक में, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, और इससे अगर ऐसे सवाल आगे भी नीट में आते हैं जो ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस होंगे तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। और ये ग्राफिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ में आपको रिलेशन पता होना चाहिए था, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है, लैम्डा = h/√2mke। तो आप ये यहाँ से इंस्पिरेशन लेके ये क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। 12th नंबर जो क्वेश्चन था वैसा सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको मेडिजी में देखने मिल जाएगा, तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप ये क्वेश्चन भी इजीली कर लेंगे। सिमिलरली जो 14th नंबर क्वेश्चन था उसका जो स्टेटमेंट 1 है, सोलर सेल द IV कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ। तो ये 4th क्वाड्रेंट हो गया ग्राफ का, और यहाँ आपको सोलर सेल में दिखाया गया है कि IV कैरेक्टरिस्टिक 4th क्वाड्रेंट में लाई करती है। हाँ, पर इसका जो B नंबर स्टेटमेंट है कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर से होता है या नहीं, ये चीज़ मेरे को मेडिजी में कहीं देखने नहीं मिली, तो ये स्टेटमेंट एक मिसिंग था अभी तक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन था, और उसका आपको यहाँ पे फॉर्मूला देखने मिल जाएगा, और ये फॉर्मूले से आप ये सवाल को इजीली कर सकते थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया था आपसे, एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, और लेंथ आपको दिया गया था, और उसका आपको यहाँ पे फॉर्मूला देखने मिल जाएगा ml²/12। ये फॉर्मूले में आप अगर वैल्यूज़ रखते तो आपको इसका आंसर भी मिल जाता। नेक्स्ट जो है इसमें आपको हाइड्रोजन की ट्रांजिशन में आपको ऑर्बिट्स दे रखे थे, और आपसे पूछा गया था कि वेवलेंथ क्या है, यानी कि आपको n और वेवलेंथ का रिलेशन, तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे गिवन था। आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करते तो आप ये सारा चीज़ भी इजीली निकाल पाते। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था उसमें फोटोन के बारे में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई थी, और आप यहाँ पे देख सकते थे एनर्जी ऑफ फोटोन E = h μ, वो यहाँ पे आपको दे रखा है एनर्जी ऑफ फोटोन। सिमिलरली द मोमेंटम ऑफ फोटोन वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है,
और फोटोन पोजेस पॉजिटिव चार्ज, तो यही गलत स्टेटमेंट थी जो कि यहाँ दे रखा है कि चार्ज एंड रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। और अगर किसी चीज़ का रेस्ट मास 0 होता है तो ये मान के चलते हैं कि वो लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज सी, ये बात भी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट जो था, आपको बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन को बोल रहे थे कि इसको रिमूव कर दिया, लेकिन अगर आप मेडिजी पढ़ के गए होते तो यहाँ पे आपको एक अच्छे से फ्लो चार्ट देके समझाया गया है कि अगर अल्फा डीके होता है तो Z-2 और A-4 होता है, और इससे इंस्पिरेशन लेकर आप ये सवाल को भी इजीली कर पाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा था और फोर्स दे रखा था और आपसे इंस्टेंटेनियस पावर पूछी हुई थी, तो डिस्प्लेसमेंट को सबसे पहले आपको वेलोसिटी में कन्वर्ट करना था डिफरेंशिएट करके, और उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना था इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू F.V, ऐसे आप इसको कर सकते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉजिक गेट का था, वैसा सिमिलर क्वेश्चन आपको इधर देखने मिल जाएगा, और इससे अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर रखे होंगे मेडिजी बुक के तो आप ये क्वेश्चन भी इजीली कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन में द मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/10 ऑफ द अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ ऑफ द अर्थ, यानी कि आपको G और M और R में रिलेशन पता होना चाहिए था, जो कि यहाँ आपको दिखाया गया है कि G0 इज इक्वल टू Gm/RE²। तो ये रिलेशन को यूज़ करके आप इस सवाल को भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, जो सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा इस नीट का, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये वाली लाइन आपको यहाँ सीधी ये सेम लाइन देखने मिल जाएगी। तो ये पोस्टुलेट 2 और ये स्टेटमेंट 1 सेम है यहाँ आपको था। हाँ, इसका ये जो स्टेटमेंट 2 था ये कहीं नहीं था, ये NCERT में भी बहुत सारी एम्बिग्विटी थी, तो ये स्टेटमेंट 2 मिसिंग था मेडिजी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सेम डायग्राम यहाँ पे दिया गया है और आपको वेलोसिटीज़ लिखी गई है, तो आप यहाँ से ये सवाल को भी कर सकते थे। उसके बाद जो अगला है कि अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, तो यहाँ आपको दिखाया गया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या वेरिएबल होता है, तो वेलोसिटी वेरिएबल होती है और एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, तो इसका आंसर ये जाएगा वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो 28 नंबर क्वेश्चन था, इसमें आपको पूछा एक्सेस फोर्स पूछा गया था, तो यहाँ पे रॉड का एग्जांपल लेके दिखाया गया है एक्सेस फोर्स वाला, और साथ ही में आपको यहाँ पे डिस्क का फॉर्मूला भी दिया गया है। तो अगर आप ये रॉड की फॉर्मूले की जगह डिस्क का फॉर्मूला पुट करते तो ये एक्सेस फोर्स वाला क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर लेते। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना है टाइम पीरियड का, और सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी ये था आपका कम्प्लीटली इनइलास्टिक 1 डायमेंशनल कोलिजन का क्वेश्चन, और यहाँ आपको मेडिजी में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला और हर एक चीज़ देखने मिल जाएगा, और यहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट जो था उसमें आपको कुछ नहीं करना था, बस ये जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से रिलेट करना था, और एक बेसिक फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड निकालना था, तो ये सवाल को भी आप कर लेते। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि सेम डिमेंशन एट द सॉलिड एंगल, तो यहाँ सर ने डिमेंशनलेस क्वांटिटीज़ की लिस्ट बनाई हुई थी, जहाँ आपको सामने यहाँ स्ट्रेन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल तीनों देखने मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या था स्ट्रेन एंड प्लेन एंगल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, यहाँ आप देखिए, यहाँ जो सेंटर पे फॉर्मूला है वो है KQ/R, और साथ ही साथ जो सरफेस का फॉर्मूला है वो भी है KQ/R, और इस सवाल में आपसे पूछा गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेंटर और ये P पॉइंट जो कि सरफेस पे है, तो जब दोनों का फॉर्मूला सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये भी काफ़ी ट्रिकी सवाल था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया था नीट एग्जाम में, पर मेडिजी में आपको देखिए कितना ईजिली ये चीज़ दिया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, तो यहाँ फोर्स जो है आपका सेंट्रीपिटल वो mR⍵² के बराबर है, और यहाँ आपको टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो टेंशन इज इक्वल टू mR⍵² हो जाएगा। इससे टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ω², और इससे अब आप ये वैल्यूज़ को पुट करके निकाल सकते थे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 35 नंबर, इसमें आपको रेजिस्टेंस का सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करना था, तो यहाँ आपको दिया गया है कि सीरीज़ पैरेलल में क्या होता है, सीरीज़ में आपको NR हो जाएगा और पैरेलल में R/N, और ये दोनों चीज़ का यूज़ करके आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था चार्ल्स लॉ का, उसमें ये जो क्वेश्चन था वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको यहाँ देखने मिल जाएगा मेडिजी बुक में, और अगर आप मेडिजी बुक को करके गए होते, ये क्वेश्चन आपने देखा हुआ होता, यहाँ ये क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि यहाँ आपको ऑर्डर तक लिख के दिया गया है और ये सेम ऑर्डर है, इसका आंसर भी हो जाएगा।
फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड था, और ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यहाँ भी है, और ये सेम क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है मेडिजी बुक में। और ये सेम पेज से ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था। ये पेज पे जब ऊपर एक टेबल दे रखी है, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि नॉट द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ आप देखिए ये चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड करता है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये जो लाइन है दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये लाइन गलत है और इसका आंसर यही जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चार्ज जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट जो था क्वेश्चन ये इसमें था बेसिकली कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और यहाँ पे लिखा था कि द प्लेट्स मूव क्लोज टू ईच अदर, यानी कि डिस्टेंस को कम कर दिया। तो यहाँ से बेसिकली ये है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, और उसके बाद आप ये सारे टेबल से फॉर्मूले उठा के बाकी सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वैसा आपको ऐसा सेम क्वेश्चन आपको 2-3 जगह दिखने मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके गए होते तो आप ये क्वेश्चंस को भी सही कर लेते। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो फार्मूला बेस्ड था। ये वाले फार्मूला में अगर आप ये सारी वैल्यूज़ को रखेंगे तो आप ये क्वेश्चन को ईजिली सही कर पाएंगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी फार्मूला बेस्ड था, और उसका फार्मूला भी यहाँ पे आपको दे रखा था, और अगर आप इसको रखेंगे 140/5 तो आपका आंसर 28 आ जाएगा। दैट इज़ यहाँ पे गिवन है, वो आपको यहाँ से ये भी आप आराम से सही कर लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आयरन बार ऑफ लेंथ L has मैग्नेटिक मोमेंट M, इट इज़ बेंट एट मिडल इट्स लेंथ सच दैट द 2 आर्म्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक को ही बेंड किया गया है, पर यहाँ पे जो था यहाँ 2 मैग्नेट्स को बेंड करके दिखाया गया था कि 60 डिग्री पे रखेंगे तो क्या होगा। तो इससे ये क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट AC का क्वेश्चन था, प्योर कैपेसिटिव सर्किट था, और इसमें बेसिकली ये फार्मूला और ये फार्मूला लगाना था, और ये दोनों फार्मूले को लगा के थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच था, और ये क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते थे। फिर जो अगला क्वेश्चन था इसमें पावर का आपको कॉम्बिनेशन करना था, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड देन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वो दोनों का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे रखा था कि अगर सीरीज में होगा तो क्या होगा और अगर पैरेलल में होगा तो क्या होगा। तो ये दोनों से आप रेशियो निकाल के ये क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो VT ग्राफ था, और आपको उसका कॉरस्पॉन्डेंस AT ग्राफ पूछा हुआ था। तो मेडिजी में AT ग्राफ भी दे रखा था, VT ग्राफ भी दे रखा था, तो यहाँ से आप इंस्पिरेशन लेके ये क्वेश्चन को भी कर सकते थे। फिर जो अगला क्वेश्चन था टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था इसको करने के लिए, और जो कि आपको मेडिजी बुक में यहाँ पे दे रखा था 2π × L/G इफेक्टिव। और उसके बाद एक क्वेश्चन मेडिजी में ये दे रखा था, और वैसा सेम क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर आपको पूछा गया था, बस इसमें ये थोड़े से चेंजेस किए गए थे, बाकी क्वेश्चन सेम था। तो अगर आप ये करके गए थे तो आप ये भी कर लेते। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेडिजी से नहीं आए थे या मेडिजी में दिए नहीं गए, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही हार्ड थे। हाँ, मैं मानता हूँ 1-2 क्वेश्चन जो अभी मैं आगे दिखाऊंगा वो थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे और वो मेडिजी में अवेलेबल नहीं थे। पर ये जैसे एक ये बैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन है, तो ये तो आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग से आप कर सकते हैं। आप व्हीटस्टोन ब्रिज क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। ये मेडिजी में अवेलेबल नहीं था। और फिर से एक ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल का क्वेश्चन था, ये भी मेडिजी में नहीं था। और आगे जो 3 अच्छे सवाल थे वो भी मेडिजी में अवेलेबल नहीं थे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये टर्मिनल वोल्टेज का, और एक लाइट रे का, और एक सोलेनॉइड का। तो ये तीनों सवाल भी मेडिजी में अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने अभी तक आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ नहीं थी, और क्या चीज़ कहाँ से कैसे उठाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से। और फाइनल रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में टोटल 32 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेडिजी बुक में प्रेजेंट है और डायरेक्टली प्रेजेंट है। कहीं आपको उससे कुछ निकालना नहीं है, दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाना है, वो एग्जैक्ट चीज़ आपको मेडिजी में देखने मिलेगी। और सेक्शन ए से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेडिजी बुक में प्रेजेंट नहीं थे। वो एक प्रिज्म वाला हो गया, एक सोलेनॉइड वाला हो गया, और एक सवाल जो सर्किट्स का था। तो ये 3 सवाल मेडिजी में नहीं थे। और सेक्शन बी में जो थे वो 13 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके फॉर्मूले या फिर जिनके कॉन्सेप्ट मेडिजी बुक में मेंशन्ड है अच्छे तरीके से, और 2 सवाल ऐसे हैं जिनके नहीं हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि हम ये इधर के 32 और इधर से तो हमें 10 ही करने होते, यानी कि हम 42 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ मेडिजी को पढ़ के कर सकते थे आउट ऑफ 45, यानी कि 165 आउट ऑफ 180 तो हम बस ये मेडिजी पढ़ के ला सकते हैं। और उसके बाद हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से 1-2 सवाल या फिर तुक्का लगा के भी 1-2 सवाल सही कर सकते हैं, यानी कि 170-175 मार्क्स अगर आप अपने क्लास नोट्स को पढ़ें और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेडिजी को रिवाइज करें। आपको NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरी कोई किताब करने की ज़रूरत नहीं है,
आप बस मेडिजी को पढ़ें और आप अपने क्लास नोट्स को पढ़ें, और बाकी आप जो टेस्ट सीरीज़ में एनरोल है वहाँ से आप अपने टेस्ट सीरीज़ की क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आप इजीली फिजिक्स में इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो, एक बुक को मैं पहले भी बोलते आया हूँ, 4 रिसोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है, एक रिसोर्स को करो, बार बार करो। आपको शॉर्ट नोट्स तक बनाने की ज़रूरत नहीं है फिजिक्स में, अगर आप मेडिजी को पढ़ेंगे। और एट लास्ट मैं कंक्लूड करना चाहूँगा MR सर की एक लाइन बोल के कि अगर खुशी के लिए काम करोगे तो कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।